नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ, मैं मानसा मलिक, वो मेरे साथ हैं रूबिका। ये दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। समाजवादी पार्टी ने कुछ दिनों से जारी जो दंगल है उसके बाद अब कुछ मंगल हो गया है। मुलायम सिंह के आदेश पर अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव का पार्टी से निष्कासन वापस हो गया। शिवपाल यादव ने इस फैसले की जानकारी खुद देते हुए कहा कि अब सभी लोग एक बार फिर से बैठकर प्रत्याशियों की लिस्ट पर चर्चा करेंगे और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। तो नेताजी का मुझे आदेश मिला है कि अखिलेश यादव और श्री रामगोपाल जी को तत्काल प्रभाव से अभी बहाल किया जाता है और उनका निष्कासन रद्द किया जाता है। अखिलेश और रामगोपाल के निलंबन की जानकारी देने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शिवपाल ने कहा कि पार्टी में अब सब ठीक है और सभी को चुनाव की तैयारी में जुट जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी को एक करके एक हो जाना सब, और जब जब समाजवादी पार्टी एक हुई है, एक हुई है, जन और हमारी की सरकार बनी है। अपने निलंबन वापसी के बाद रामगोपाल यादव ने कहा कि कल होने वाला राष्ट्रीय अधिवेशन तय वक्त पर होगा और उसमें जो भी फैसला होगा सभी को मान्य होगा। कल हमारा सम्मेलन हो रहा है विधिवत, पहले की तरह सम्मेलन होगा और सम्मेलन में जो सम्मेलन निर्णय लेना चाहेगा वो निर्णय ले। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह से ट्वीट करके कोई फर्क। मुलायम और अखिलेश के बीच आजम खान ने मध्यस्थता की। मुलायम के घर मुलाकात में सुलह की बात बनी। बैठक में मुलायम, अखिलेश, आजम और शिवपाल मौजूद थे। मुलायम के घर के बाहर अखिलेश शिवपाल समर्थकों में झड़प हुई। इससे पहले विधायकों की बैठक में अखिलेश यादव भावुक हो गए थे। अखिलेश यादव ने कहा, पिता से अलग नहीं हूं, यूपी जीत कर तोहफा दूंगा। अखिलेश और मुलायम में इस बात पर सहमति बनी कि समाजवादी पार्टी की ओर से यूपी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी होगी। नई लिस्ट खुद मुलायम सिंह यादव जारी करेंगे और उम्मीदवारों की लिस्ट पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक में फाइनल की जाएगी। मुलायम सिंह के घर से निकलकर अपने घर पहुंचने के बाद अखिलेश यादव ने विधायकों को संबोधित किया और कहा कि आज कुछ नहीं बोलूंगा, जो कुछ बोलना है कल राष्ट्रीय अधिवेशन में बोलूंगा। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि सुलह के बाद समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक हो गया है। बहुत खुशी, हमको काफी खुशी हुई कि मामला सेटल हो गया। हम होपफुल थे ही, पहले भी आपको हम बताए हैं, और समाजवादी पार्टी की सरकार वहाँ बनेगी। बीएसपी का कहना है कि सब कुछ पहले से तय था, लोगों की आंखों में धूल झोंकी गई, तो वही बीजेपी का कहना है कि ये सियासी ड्रामा है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी, उसके मुखिया और उसके मुख्यमंत्री, ये सब उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाने के लिए और गुमराह करने के लिए रोज ड्रामा रचते रहते हैं। सवालों से कैसे बचा जाए, इसलिए ये स्क्रिप्टेड ड्रामा उनका चल रहा है। और कल आदरणीय मुलायम सिंह जी ने उनको पार्टी से निष्कासित किया था। जनता उनको पहले से ही निष्कासित कर चुकी है। आज सुबह से ही लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर अखिलेश समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा। कल शाम मुलायम सिंह ने अखिलेश और रामगोपाल को 6 साल के लिए निकाल दिया था। रामगोपाल ने 1 जनवरी को समाजवादी पार्टी का आपात राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाने का ऐलान किया। मुलायम के 325 कैंडिडेट की पहली लिस्ट में अखिलेश मंत्रिमंडल से बर्खास्त सभी मंत्रियों को टिकट मिला था। मुलायम की लिस्ट के जवाब में अखिलेश ने 235 उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जारी की थी। लंदन में बैठे अमर सिंह ने मुलायम अखिलेश के बीच विवाद सुलझने पर खुशी जताई। इस साल के आखिरी दिन आज पीएम मोदी देश के नाम संबोधन करेंगे। इस दौरान कई बड़े ऐलान होने की उम्मीद है। कुछ देर बाद पीएम मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। अपने संबोधन में पीएम नोटबंदी की मियाद खत्म होने के बाद के रोड मैप को जनता के सामने रख सकते हैं। पीएम के भाषण में कुछ नई योजनाओं का भी ऐलान हो सकता है। सरकार की ओर से भी पीएम के भाषण के दौरान बड़े ऐलान होने के संकेत मिले हैं। विपक्ष ने कहा है कि पीएम को नोटबंदी पर भी सफाई देनी चाहिए। अरे भाई, नोटबंदी से बड़ा सख्त फैसला कोई दुनिया में देश में कभी हुआ नहीं। एक बार इमरजेंसी जरूर हुई थी, तो इससे बड़ा सख्त फैसला क्या होगा कि 125 करोड़ आदमी लाइन में खड़ा है। अब 50 दिन पूरे हुए हैं, 50 दिन का उनका क्या अनुभव है वो जनता के सामने रखेंगे। जनता का क्या अनुभव है वो जनता उसका आंकलन करेगी। 50 दिनों का मोहलत प्रधानमंत्री ने मांगा।
देश के लोग बहुत मतलब दिक्कत में होने के बावजूद ये 50 दिन प्रधानमंत्री को दिए। पीएम मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान नोटबंदी के दौरान जमा हुई पुरानी करेंसी पर जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा गड़बड़ी करने वाले बैंकों पर की गई कार्रवाई के बारे में भी जानकारी साझा करने की उम्मीद है। गरीब कल्याण योजना के तहत आए काले धन के इस्तेमाल पर ऐलान किया जा सकता है। पीएम मोदी बेनामी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी बड़ा ऐलान कर सकते हैं। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नई रियायतों का भी ऐलान हो सकता है। नोटबंदी पर विपक्ष के हमलों को देखते हुए सरकार ने भी सभी मंत्रियों से कम 10 जगहों का दौरा कर नोटबंदी के फायदे बताने के निर्देश दिए। कल से यानी नए साल से आप एटीएम से एक दिन में 4,500 यानी 4,500 रुपए निकाल सकेंगे। रिजर्व बैंक ने एटीएम से पैसे निकालने की लिमिट 2500 से बढ़ाकर 4500 रुपए प्रतिदिन कर दी है। हालांकि एक खाते से हफ्ते में अब भी सिर्फ 24,000 रुपए ही निकाले जा सकेंगे। ये नोटिफिकेशन आरबीआई ने बीती रात लागू किया। हमने तब से ही मांग किया 50 दिन खत्म होते ही आप जो है ये रेस्ट्रिक्शन जो लगाया बैंक से खुद का पैसा नहीं निकाल सकते, इस पाबंदी को हटाओ। ये बताइए कि अब एटीएम से कल से आप 4500 रुपये निकाल सकेंगे, क्या कहेंगे? अगर 4500 रुपये हम कल से निकाल सकेंगे तो कुछ जो भी प्रॉब्लम है तो थोड़ा बहुत सोल्व होगा। बहुत अच्छी बात है ये लिमिट सरकार जो बढ़ाई है 1 जनवरी से, और ये पब्लिक को जो है बहुत सुविधा देने वाली बात है। जी बहुत खुशी है मुझे कि मुझे 4500 निकालने को मिलेगी। अब कल ही 500 और 1000 के पुराने नोट जमा करवाने की मियाद खत्म हुई है। हालांकि अब भी कुछ शर्तों के साथ लोग अपने पुराने नोट आरबीआई में 31 मार्च तक जमा कर सकेंगे, लेकिन उन्हें ये बताना होगा कि आखिर अब तक उन्होंने पुराने नोट क्यों जमा नहीं करवाए। आज से ही 10 से ज्यादा पुराने नोट रखने को अपराध करार देने वाला ऑर्डिनेंस भी लागू हो गया है। और इस बीच लोगों के खाते में सैलरी आनी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि कैश निकालने की दिक्कत एक बार फिर से बढ़ सकती है। झारखंड में ईसीएल की कोयला खदान में हुए हादसे में अब तक 13 शव निकाल लिए गए हैं। हादसे को लेकर कर्मचारियों में भारी गुस्सा है। नाराज कर्मचारियों ने ईसीएल मैनेजर प्रमोद कुमार को खदान के अंदर बंधक बना लिया। उनके साथ जमकर हाथापाई हुई। हालांकि बाद में पुलिस और सीआईएसएफ के जवानों ने मैनेजर को छुड़ाया। स्थानीय मजदूरों ने बताया कि हादसे वाले दिन शाम को 4 बजे खदान धंसने के संकेत मिलने शुरू हुए थे। बावजूद इसके मजदूरों को मौत की खदान में धकेल दिया गया। सब मैनेजमेंट देखा हुआ है तो फिर भी इसमें जबरदस्ती गाड़ी चलवाता है कि कुछ नहीं होगा, तुम लोग चलाओ, हम लोग हैं। 4 बजे काम बंद करवा दिया गया था, तो फिर बाद में जाके फिर वहाँ पे मैनेजर लोग चालू करवा दिया। फिर उसको जब चालू करवा दिया तो उसके बाद गया और उसके बाद आधा 1 घंटा के बाद फिर ये घटना हो गई। खदान में अभी भी कई जिंदगियां दबी हैं, लोगों के परिजन परेशान हैं और राहत बचाव कार्य पर भी सवाल उठा रहे हैं। सुबह से ही लगातार जो भी लोग दबे हैं उनके परिजन यहाँ पर उन्हें ढूंढने के लिए पहुँच रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा है। बताइएगा कि आपके कौन थे? हमारे परवेज आलम भतीजा थे, मैं उनका चाचा हूँ और हम लोग काफ़ी परेशान हैं। अभी तक लाश नहीं मिला है और एसीएल कंपनी अभी तक कोई राहत कार्य नहीं भेज पाया। हादसे के बाद खदान करीब 300 फीट गहरी धंस गई थी। आरोप है कि साइट पर 6 महीने पहले मिट्टी में दरार आई थी, लेकिन अनदेखी की गई। इससे पहले भी 20 करोड़ की लागत की ड्रिल मशीन यहां धंस गई थी। दरार के बाद मजदूरों ने काम करने से इनकार किया था, लेकिन दोबारा काम शुरू कराया गया। ईसीएल कोयला माइंस हादसे में बरामद 13 शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। देश की थल सेना और वायुसेना को आज अपना नया चीफ मिल गया है। जनरल दलबीर सिंह और एयर चीफ मार्शल अरूप राहा का बतौर आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ आज आखिरी दिन था। दोनों ने अमर जवान ज्योति पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद दोनों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जनरल दलबीर सिंह ने अपने कार्यकाल में सहयोग के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री जी और गवर्नमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया और हमें ऑपरेशन कंडक्ट करने में पूरी छूट दी। कोई मेजर एक्शन होता है तो उसका रिस्पांस मोर देन एडिक्वेट, इमीडिएट और इंटेंस होगा, और यही हमने इंडियन आर्मी ने पिछले 2.5 साल में कर दिखाया है। दलबीर सिंह और अरूप राहा के रिटायर होने के साथ ही जनरल विपिन रावत ने सेना प्रमुख और एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ ने वायुसेना प्रमुख का पद संभाल लिया।
जनरल बिपिन रावत का कार्यकाल 3 साल 3 महीने का होगा। लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत की नियुक्ति में 2 अधिकारियों की वरिष्ठता को नजरअंदाज किया गया है। बिपिन रावत सेना की पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी और दक्षिणी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पीएम हैरिस से जूनियर हैं। इससे पहले 1983 में आर्मी चीफ की नियुक्ति में वरिष्ठता को नजरअंदाज किया गया था। एसके सिन्हा की जगह एएस वैद को आर्मी चीफ बना दिया गया। खुद को आर्मी चीफ नहीं बनाए जाने से नाराज एसके सिन्हा ने सेना से इस्तीफा दे दिया था। इस बीच लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी ने सोशल मीडिया में उनके इस्तीफे को लेकर लगाई जा रही अटकलों को फौरन रोकने की अपील की है। पूर्व गृह सचिव अनिल बैजल ने दिल्ली के 21वें उपराज्यपाल के तौर पर शपथ ले ली है। राजनिवास में आज अनिल बैजल ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत कई मंत्री मौजूद थे। दिल्ली हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी ने बैजल को शपथ दिलाई। उम्मीद करते हैं कि हम जो कुछ भी इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ देश के दिल्ली के लिए कर सकते हैं, सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं, उसके लिए ट्राई करेंगे। अनिल बैजल ने नजीब जंग की जगह ली है। जंग ने हाल ही में निजी वजहों से इस्तीफा दे दिया था। 1969 बैच के आईएएस अधिकारी अनिल बैजल वाजपेयी सरकार में गृह सचिव रहने के अलावा डीडीए के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। बैजल की अगुवाई में ही जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन की शुरुआत की गई। अनिल बैजल 2006 में शहरी विकास मंत्रालय में सचिव पद से रिटायर हुए थे। बैजल लालकृष्ण आडवाणी के साथ गृह मंत्रालय में काम कर चुके हैं। आने वाले वक्त में अनिल बैजल को कई अहम फैसले करने होंगे, जिनमें शंगलू समिति की अहम रिपोर्ट भी शामिल है। शशिकला नटराजन ने एआईएडीएमके महासचिव की कुर्सी संभाल ली है। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता के निधन के बाद एआईएडीएमके महासचिव का पद संभालते वक्त शशिकला नटराजन भावुक हो उठी। बतौर चीफ पार्टी नेताओं को पहले संबोधन में जयललिता को याद करते हुए शशिकला ने कहा कि ईश्वर ने अपने प्यारी बच्ची को अपने पास बुला लिया। 2 दिन पहले ही पार्टी की जनरल काउंसिल की बैठक में शशिकला को सर्वसम्मति से महासचिव चुना गया था। शशिकला 20 साल तक जयललिता की सबसे करीबी रहीं। 2011 में आरोप लगा कि शशिकला ने जयललिता को धीमा जहर देकर मारने की कोशिश की। इसके बाद जयललिता ने शशिकला को अपने घर और पार्टी से निकाल दिया। शशिकला के माफी मांगने पर जयललिता ने उन्हें दोबारा दोस्त के तौर पर अपना लिया। जयललिता के निधन पर शशिकला ने भी अंतिम संस्कार की कुछ रस्में निभाई। अब कहा यह जा रहा है कि शशिकला नटराजन जल्द ही तमिलनाडु का दौरा कर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करें।